10th क्लास है, अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो सबसे पहले तत्व होते क्या हैं? हमारे आसपास के पदार्थ तत्व मिश्रण या यौगिक के रूप में होते हैं। तो तत्व क्या होता है? जैसे सोडियम हो गया, अगर ये एक ही जगह पे इकट्ठा है, एक साथ है, तो हम इसको बोलेंगे तत्व। उसके बाद मैग्नीशियम, सोना, ये सब क्या है? तत्व हो गए। अब यौगिक क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हो गया, H2O यौगिक हो गया। मिश्रण, जो भी मिश्रण होगा, मिश्रण, उसको मिश्रण बोलेंगे। तो तत्व ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणु से मिलके बने होते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम। अब तक जो तत्व ज्ञात हैं वो 118 तत्व ज्ञात है। कितने तत्व ज्ञात हैं? 118 तत्व ज्ञात है। अब 118 तत्व को पढ़ने के लिए, उनको आसानी से सीखने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? उनको व्यवस्थित करना। जैसे आप दुकान में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं साबुन अलग जगह पे रखा है, चीनी अलग जगह पे रखी है, टूथपेस्ट अलग जगह पे रखा है। ऐसे ही हमने अपने तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए सारणी बनाई। तो सबसे पहले वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए, उनका अध्ययन आसानी से हो सके, इसके लिए हमें वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो सबसे पहले साइंटिस्ट आए डोवेराइनियर। उन्होंने उन्होंने 3 तत्वों का रिलेशन दिया, संबंध दिया। तो डोवेराइनियर का त्रिक कहते हैं इसको। जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान मतलब परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते क्रम में परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया, तो 3 तत्वों के समूह को त्रिक कहा गया। त्रिक में मध्य तत्व का परमाणु अन्य 2 परमाणु के भार का मध्य था। कहने का मतलब है कैल्शियम और बेरियम का जब हम परमाणु द्रव्यमान का माध्यम निकालेंगे तो हम जोड़ेंगे इसको 40 प्लस 137, तो ये आपको हो जाएगा 177। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 87 आ जाएगा, माध्यम आ जाएगा। तो इन्होंने इस तरह से संबंध बताया। ऐसे ही उस समय, अब डोवेराइनर का ये जो था, केवल त्रिक ही ज्ञात कर सके, 3 से ज़्यादा तत्वों के लिए ये नहीं लागू था। जैसे एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया, एक त्रिक ये हो गया, तो यहीं तक सीमित था। आगे आने 3 से ज़्यादा के लिए 3 से ज़्यादा के लिए लागू नहीं था। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत, न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया प्रत्येक 8वां तत्व का गुण पहले तत्व से मिलता है। इन्होंने क्या करा? एक सारणी बनाई या फिर एक टेबल बनाई, और इन्होंने पाया कि पहले तत्व का गुण 8वें तत्व से मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8वें तत्व से मिलता है। ऐसे ही इन्होंने लगाया। उसके बाद इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा। तो इस तरह से इन्होंने बोला पहले और 8वें तत्व का गुण समान है। जैसे हम यहाँ से चेक करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इन सभी का गुण समान है, इन सभी के गुण समान है, इन सभी के गुण समान है। तो लिथियम और सोडियम के गुण समान है, लिथियम और सोडियम के गुण समान है। अब सीमाएं क्या थी? यह नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था, हल्के तत्वों तक ही लागू था। सारणी में तत्वों को समायोजित करने के लिए केवल 2 तत्वों को एक साथ रखा गया। अब इसमें 2 तत्वों को क्या है? एक साथ रखा गया ताकि सारणी को बनाया जा सके। असमान तत्वों का गुण में भी कोई समानता नहीं थी और उन्हें एक साथ रखा गया। अब इसके बाद आते हैं मेंडलीफ। तो मेंडलीफ ने क्या किया? तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, इनके
परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन था। मतलब इन्होंने जो सारणी बनाई वो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर बनाई। मेंडलीफ की आवर्त सारणी तत्वों को रासायनिक गुणधर्म पर आधारित थी। इनकी आवर्त सारणी किस पे आधारित थी? रासायनिक गुणधर्म पे। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें समूह कहते हैं। तो ये समूह हो गए, और 7 क्षैतिज पंक्तियां थी जिन्हें आवर्त कहते हैं। ये हो गए आवर्त, ये हॉरिजॉन्टली। तो इसके बाद अज्ञात तत्वों के लिए उन्होंने मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धि क्या थी कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ा। जैसे उस समय जो ज्ञात नहीं था तत्व उनके लिए खाली जगह छोड़ी, जब उन्हें ज्ञात किया तो उनको उनकी जगह पे रखा जा सका। जैसे स्केडियम, गैलियम और सीजियम, ये तीनों तत्वों को ज्ञात होने के बाद, पता पड़ने के बाद मेंडलीफ की आवर्त सारणी में रख सकते थे। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ मिल गया, एक साथ रखा गया। पिछली व्यवस्था को बिना छेड़े आक्रिय गैसों का पता लगने पे इन्हें एक साथ अलग से ग्रुप में रखा जा सका। तो पहले आक्रिय गैस कौन सी होती है? हीलियम, आर्गन, नियान, ये सब क्या है? अक्रिय गैस हैं। ये रिएक्शन नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अक्रिय गैस बोलते हैं। जब इनका पता पड़ा तो इनको एक अलग से ग्रुप में रखा जा सका बिना किस सारणी को छेड़े। अब मेंडलीफ की क्या सीमाएं थी, कहाँ तक सीमित था? समस्थानिक की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। हाइड्रोजन का स्थान जो था निश्चित नहीं था। कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम था, कहीं पर अनुचित क्रम था। ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी है।